हेलो फ्रेंड्स, मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि हम जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो और बनाया जाए इनकम टैक्स पर कि हम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं जिससे हमें इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। और इनकम टैक्स नोटिस जब आता है तो हम सबके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम अब क्या करें। बट हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सावधानियां बरती थी तो हमें इनकम टैक्स नोटिस से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस में कुछ समझ ना आए तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प ले सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके इनकम टैक्स नोटिस आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम से ना फाइल किया हो, या उसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, या वो आपके फॉर्म 26 AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से कोई ट्रांजैक्शन मैच ना करती हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप उस नोटिस को पढ़िए और उसके हिसाब से उसका जवाब। अब हम डिस्कस करेंगे कि कब कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। सबसे पहले 2019 के बाद से सारे इनकम टैक्स नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जा रहे हैं, आइदर ईमेल पर या SMS के द्वारा। उस नोटिस में एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे डिन कहते हैं। आजकल फ्रॉडस्टर फेक नोटिस भी भेजते हैं, जिसमें अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तो आइए पहले जानते हैं कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि नोटिस इनकम टैक्स का फेक है या सही है। आपको इनकम टैक्स की साइट जो कि स्क्रीन पर दिखाया है वो एक्सेस करनी है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट नोटिस ऑर्डर इशूड बाय ITD पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च एंड ऑथेंटिकेशन नोटिस ऑर्डर इशूड बाय ITD यूजिंग एनी बिलो ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप डिन नंबर डालकर वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। नोटिस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ITR फाइल नहीं किया या एक ITR फाइल किया हुआ है। इन दोनों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे वो केसेस जहाँ पे नोटिस आता है जब ITR फाइल की जा चुकी है। फर्स्ट केस इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इंटीमेशन। ये एक तरह का नोटिस नहीं होता बट इंटीमेशन होती है, और ये इंटीमेशन सभी टैक्स फाइलर्स को भेजी जाती है, चाहे उसमें कोई एरर हो या ना हो। इसमें आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, जैसे कि आपका कोई रिफ़ंड आया हो और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफ़ंड आया हो। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई एरर है, जैसे आपने कोई रॉन्ग डिडक्शन क्लेम कर ली, या आपने कोई इनकम इंक्लूड नहीं की ITR फाइल करते समय, या कोई कैलकुलेशन एरर है, तब भी ये इंटीमेशन भेजी जा सकती है और आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड केस है सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 डिफेक्टिव रिटर्न। इस केस में नोटिस तब भेजा जाता है जब आपका ITR डिफेक्टिव है, यानी कि आपका TDS जो आपने क्लेम किया है वो फॉर्म 26 AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से मैच नहीं करता, या आपकी कोई इनकम छूट गई है जो आपने ITR में नहीं दिखाई है, या कुछ एरर हो गई है। इस केस में AO आपको 15 से 30 दिन का टाइम देता है। अगर उस पीरियड में आपने ITR करेक्ट नहीं की तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं की थी। थर्ड केस है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। इस केस में ITR सिलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं लाखों रिटर्न फाइल होती हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिस सारे रिटर्न वेरीफाई नहीं करता। जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं उससे मान लिया जाता है कि वो करेक्ट हो, लेकिन सैम्पल बेसिस पे कुछ ITR सिलेक्ट किए जाते हैं स्क्रूटनी के लिए। तो इस केस में अगर ये आपको नोटिस आया है तो अज्यूम कर लीजिए कि आपका केस सिलेक्ट हुआ है स्क्रूटनी के लिए। तो जो भी असेसिंग ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। बहुत ही कम परसेंटेज, लेस देन 1% ये नोटिस इशू किए जाते हैं। चौथा केस है सेक्शन 148। इस सेक्शन के अंडर नोटिस तभी इशू होता है अगर AO के पास रीज़न है ये बिलीव करने के लिए कि आपने लोअर टैक्स पे किए हैं जितने बनते थे, या कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जो कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो हुआ है और आपने उसके हिसाब से रिटर्न फाइल नहीं किया है। जैसे कैश डिपॉजिट किया है अपने अकाउंट में आपने 10-15 लाख और ITR फाइल नहीं की, या बहुत कम अमाउंट का ITR फाइल किया है, तो वो इस सेक्शन में नोटिस भेज सकता है। इस सेक्शन में आपको टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों चीज़ लग सकती हैं। पांचवा केस है सेक्शन 245। इस सेक्शन में नोटिस तभी इशू किया जाता है जब आपका करंट ईयर में कोई रिफंड ड्यू हो और कुछ पिछले सालों के डिमांड या पेनल्टी या इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया हो। तो इस केस में नोटिस इशू करके असेसिंग ऑफिसर आपको ये बताएगा कि उन्होंने आपका करंट ईयर का रिफंड पिछले सालों के डिमांड के साथ एडजस्ट कर लिया है। सिक्स केस होता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। ये एक खतरनाक सेक्शन है जिसमें AO नोटिस इशू कर सकता है
आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकता है या डॉक्यूमेंट मांग सकता है टू वेरीफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ रिटर्न। इफ़ या फिर आपने ITR फाइल ही नहीं किया तो AO आपको ये भी बोल सकता है इस केस में कि आप ITR फाइल कीजिए। 7 केस है सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इस केस में अगर AO ने आपको बोला कि आप ITR फाइल कर दीजिए और आपने ITR फाइल नहीं की, या आपका केस ITR स्क्रूटनी में सिलेक्ट हुआ था और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो असेसिंग ऑफिसर आपका केस बेस्ट जजमेंट में डिसाइड कर देगा और आपके ऊपर टैक्स लगा देगा। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी इस सेक्शन में, ताकि आप बता सकें कि वाई यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई। अब कुछ हम अदर रीज़न भी डिस्कस करेंगे। पहला है, फर्स्ट केस है आपने ITR फाइल कर दी थी लेकिन ITR ड्यू डेट के बाद फाइल की थी, तो इस केस में आपको लेट फीस जमा करनी पड़ेगी। तो लेट फीस से बचने के लिए हमेशा आप अपने ITR टाइम से सबमिट कीजिए। दूसरा केस है, आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था जो आपने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सबमिट कर दिया, लेकिन जब इनकम टैक्स ऑफिसर ने वो गेन म्यूचुअल फंड और ब्रोकर की स्टेटमेंट से मैच किया तो वो मैच नहीं हुआ, तो आपको नोटिस इशू हो सकता है। तो इसके लिए जब भी आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट फिल करें तो आप ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी से स्टेटमेंट लेके वही फाइल कीजिए ताकि वो नोटिस ना आए। थर्ड केस है, मान लीजिए आपने कोई अमाउंट अपने स्पाउस के नाम में इन्वेस्ट किया है, आपने 10 लाख रुपए की एक FD अपने स्पाउस के नाम में कर दी, तो उस FD से आने वाला जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी इनकम के साथ क्लब होगी, ना कि आपके स्पाउस के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एसेट आपने अपने स्पाउस के नाम में ट्रांसफ़र की है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपको अपनी इनकम के अंदर ऐड करनी है, ना कि स्पाउस में, अदरवाइज़ आपको नोटिस इशू हो सकता है। फोर्थ केस, आपने ITR फाइल की लेकिन आपने ITR फाइल करते समय करेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट नहीं किया, तो इस केस में भी आपको नोटिस इशू हो सकता है। ITR फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप करेक्ट ITR फॉर्म का चयन करें। फिफ्थ केस इज सेक्शन 147। इस केस में असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस इशू कर सकता है अगर उसके पास कुछ रीज़न है कि आपने जो पिछले सालों की ITR फाइल की थी उसमें कुछ इनकम एस्केप हो गई थी असेसमेंट से, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपको अगर अपने सभी सालों के डिमांड नोटिस चेक करने हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है, आपको इनकम टैक्स की साइट एक्सेस करनी है, उसमें आपको पेंडिंग एक्शंस पर जाना है। पेंडिंग एक्शन में आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाना है और वहाँ आप अपने सभी सालों के आउटस्टैंडिंग डिमांड चेक कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेनल्टीज़। किसी भी कंट्री में टैक्स जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि गवर्नमेंट के पास फंडिंग आए और जिसे वो पब्लिक वेलफेयर पे स्पेंड करे। बट कुछ टैक्स पेयर ऐसे होते हैं जो टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाते और उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ पेनल्टीज़ लगाई जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो ITR से रिलेटेड हैं। पहली पेनल्टी है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अगर आपसे कोई इनकम अंडर रिपोर्ट हो गई है किसी ITR में तो आपको 200% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक की पेनल्टी लग सकती है। सेकंड, आपने अपना रिटर्न फाइल किया लेकिन ड्यू डेट तक नहीं किया तो आपको अप टू 5,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 234F। थर्ड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने अपना रिटर्न फाइल किया लेकिन ड्यू डेट तक नहीं किया तो आपको 1% फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो टैक्स अमाउंट आपने पे नहीं किया था ड्यू डेट तक। फोर्थ पेनल्टी, ऐसी कोई इनकम थी जो आपने अनडिस्क्लोज रह गई थी और अब असेसिंग ऑफिसर ने उसे फाइंड कर लिया है तो उस अमाउंट पर आपको मिनिमम 100% से लेकर 300% ऑफ द टैक्स अमाउंट तक की पेनल्टी लग सकती है। फिफ्थ केस, आपने कोई आधार या पैन रिलेटेड प्रोविज़न्स का कॉम्प्लायंस नहीं किया है तो आपको ₹10,000 पर डिफ़ॉल्ट तक की पेनल्टी लग सकती है। तो इनकम टैक्स एक्ट में हमने देखा कि पेनल्टीज़ की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और उससे बचने के लिए हमें एक ही काम करना है कि हम इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविज़न्स का कंप्लायंस करें और अपनी ITR सही टाइम से फ़ाइल करें। और जब भी हम ITR फाइल करते हैं उसे क्रॉस चेक करें ताकि कोई भी मिस्टेक या एरर उसमें ना रहे। अब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं एक सैम्पल ऑफ सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 इंटीमेशन का। इस इंटीमेशन के अंदर काफ़ी सारी डिटेल होती हैं जैसे कि पैन नंबर, नेम एंड एड्रेस,
जेंडर, असेसमेंट ईयर एंड डेट ऑफ ऑर्डर। तो आपने देखा कि हमें इनकम टैक्स नोटिस क्यों आ सकते हैं और हम इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सावधानी से भरें और इनकम टैक्स नोटिस आने के कम से कम चांस हों। उसके साथ ही मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, आप डेली अपनी एक्सरसाइज वॉकिंग के लिए टाइम निकालें और दूसरा रोज़ एक कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर करें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।